हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार जांगेड़ आपको हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो आज उसका पेंडिंग क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1853 तक के एक्ट पढ़े थे, तो इसमें हम अब 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1857 की ग्रेट रिवॉल्ट के बाद रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना चाहिए, इसकी जगह डायरेक्ट रूल करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसीलिए सबसे पहला एक्ट आया वो था 1858, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन मॉडल लिस्ट में। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर गुड इंडिया भी बोला गया। जो सबसे मेजर पॉइंट इस एक्ट में हुआ वो ये था, सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले मेजर पॉइंट था वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके इनको बना दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हर बार कहते हैं फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद इसी एक्ट के अंदर बीओसी एंड सीओडी, जो हमने पढ़ा था 1773 के एक्ट में कि एक सीओडी बॉडी बनाई गई थी, एंड 1784 के एक्ट में कि बीओसी बॉडी बनाई गई थी, जिनका काम था कि सम वर्क्स के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करना। इनको अबॉलिश कर दिया, मतलब इनको खत्म कर दिया, अब इनका काम नहीं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पड़ी थी, जो एक और नई पोजीशन बनाई गई थी, जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये पर्सन जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये रिस्पॉन्सिबल थे अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, he was member of British cabinet and he was ultimately responsible to British parliament। इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया किसको असिस्ट करने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। ऐसे फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अबॉलिश कर दिए गए थे, इन्हें खत्म कर दिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नई बॉडी बनाई थी, जो कि मेंबर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया के अंदर हर होने वाले गवर्नमेंट एक्ट्स के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करना, एंड इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। इस 1857 की ग्रेट रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर इंडिया पे रूल करना है तो जब तक इंडियन सपोर्ट या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक रूल करना असंभव है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट एक्ट थे, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट देखेंगे, तो इसमें क्या करा, इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू करा लॉ मेकिंग। यहाँ से ये शुरुआत हुई, यहाँ से टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट एक्ट के अंदर देखेंगे कि इंडियंस को कैसे एंट्री मिलती है। नेक्स्ट एक्ट 1861 इंडियन जनरली ये एक्ट निकाले गए थे टू सी दी कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियंस, मतलब इंडियंस का
कोऑर्डिनेशन लेने के लिए एक्ट निकाला गया था। इसी एक्ट के थ्रू वाइसरॉय की जो एक्सपेंडेड काउंसिल थी उसमें वाइसरॉय को पावर दी गई कि आप कुछ इंडियंस को उसकी एक्सपेंडेड काउंसिल में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा कि वाइसरॉय के पास कुछ पावर दी गई कि इंडियंस को आप अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे 3 पर्सन्स थे जो पहली बार इलेक्ट हुए थे वाइसरॉय के पास पावर दी गई कि वो नॉमिनेट सम इंडियन in expanded council as non-official members. ऐसे जो 3 पहले पर्सन्स थे वो थे महाराजा पटियाला, राजा बनारस एंड सर दिनकर। ठीक है, वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं उनकी एक्सपेंडेड काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ताकि इंडियंस को भी लेजिस्लेटिविटी में देखे आए। देन नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर क्या हुआ था, हमने पढ़ा था 1833 के चार्टर एक्ट में कि 1853 के चार्टर एक्ट में कि बॉम्बे एंड मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी। इस एक्ट के थ्रू इन्हें वो लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दे दी बॉम्बे इनको लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास को फिर से लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी थी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक यूनिट के पास पावर नहीं है, वरना 1853 तक हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, उसके अंदर लॉ मेकिंग भी आता था बॉम्बे एंड मद्रास से रिलेटेड। अब क्या हुआ, इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई गई, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस एक्ट में बनाई गई। सबसे पहले बंगाल, दूसरी NWFP एंड पंजाब। NWFP होता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये था NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे कुछ इसकी एक्सपेंडेड काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो कि फर्स्ट पर्सन थे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर। देन सेकंड डिसेंट्रलाइजेशन इस एक्ट के थ्रू हुआ जिसमें बॉम्बे एंड मद्रास को फिर से उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई जो थी बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट है, नेक्स्ट एक्ट है 1892 इंडियन काउंसिल। इस एक्ट में कुछ 2-3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए थे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट था वो ये था कि बजट पे डिस्कशन करने की पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दी गई। इसको लेजिस्लेटिव बजट पे डिस्कशन हो सकता है एंड एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने की पावर भी दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट डिस्कशन की पावर दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंड आप एग्जीक्यूटिव पे भी सवाल उठा सकते हो, वो पावर दी गई इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इस एक्ट के थ्रू। देन नेक्स्ट था
इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे कुछ रिकमेंडेशंस को दिया गया कि किस तरीके से हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे कौन? वाइसरॉय। ये यहाँ पर लिख देता हूँ नॉमिनेट समझने के लिए। एंड रिकमेंडेशन रहेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल का खुद का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उससे रिलेटेड आता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कौन नॉमिनेट कर रहे हैं? वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहे हैं। रिकमेंडेशन किसकी है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और यही रिकमेंडेशन अगर मैं मानूं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे यहाँ नॉमिनेट वाइसरॉय ने किया था, तो यहाँ करेंगे गवर्नर्स जो भी उस प्रोविंसेस के हैं। एंड जो रिकमेंडेशन होगी वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इसके अलावा जमींदार, यूनिवर्सिटीज एंड मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस। इस तरीके से मतलब जिनका बेसिकली काम या जिनकी रूलिंग करें या जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती थी या उस प्रोविंसेस तक होती थी, उनके रिकमेंडेशन के थ्रू ही गवर्नर नॉमिनेट करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, ये था 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीजें, बजट डिस्कशन एंड क्वेश्चन ऑन एग्जीक्यूटिव आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में कर सकते हो, लेकिन और इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर दी गई। तो सेंट्रल के अंदर तो ये पावर वाइसरॉय के पास में एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये पावर गवर्नर के पास में है। रिकमेंडेशन रहेगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जमींदार, यूनिवर्सिटीज की, किसमें? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो ये रिकमेंडेशन रहेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन, ये वाला एंड ये कि बजट डिस्कशन सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो इसमें ही शुरू हुआ 1892 के एक्ट। नेक्स्ट एक्ट है 1909 मॉर्ले मिंटो मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड मिंटो जो थे वो थे वाइसरॉय। इस एक्ट एक्चुअल में ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स का लास्ट एक्ट था जो हमने 1862 से फिर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर आया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर आया वो ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट। फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम मेंबर को इलेक्ट भी मुस्लिम पर्सन ही करेंगे। सिंपल सा था, कम्युनलिज्म शुरू कर दिया। तो ऐसे और इसी वजह से मिंटो को इनको कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल एक्ट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हुआ कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की सीरीज को इंक्रीज कर दिया, मेंबर्स इंक्रीज।
सेंट्रल के अंदर इस एक्ट से पहले 15 मेंबर्स होते थे, उन्हें 16 मेंबर्स होते थे, उन्हें इंक्रीज करके 60 कर दिया। एंड प्रोविंसेस के अंदर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ये यूनिफॉर्म था। देन नेक्स्ट, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, इसमें इंडियंस की एंट्री थी, ठीक है, इंडियंस गिवन, आप कह सकते हो मेंबर्स। बेसिक सी बात है कि इंडियंस को इसमें एंट्री दी गई कि वाइसरॉय एंड गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अब इंडियंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन थे जो गवर्नर्स इसकी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन गए थे, तो फर्स्ट इंडियन जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हमने। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। देन बाद में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर रहे थे, तो सेंट्रल के अंदर 16 to 60 हो गए एंड प्रोविंसेस के अंदर यूनिफॉर्म था। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसकी वाइसरॉय एंड गवर्नर की, इसमें इंडियंस को आना शुरू कर दिया गया। तो फर्स्ट इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो ये था 1909 के एक्ट तक। नेक्स्ट एक्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1919। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।